हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है इतिहास। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 61 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम अथवा छात्राध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा मेंशन करेंगे, कक्षा 8। विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग। ठीक है। उसके बाद है कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की दृष्टि में प्रतिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की दृष्टि पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की दृष्टि प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा आदिवासियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और
पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हमें लकड़ी, खनिज आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वनों से, जंगलों से। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जंगलों में रहने वाले मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, आदिवासियों का शोषण किनके द्वारा किया गया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दिकुओं द्वारा। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, दिकुओं से मुक्ति मिलने के बाद किस युग की शुरुआत हुई? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं एक स्वर्ण युग की। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, आदिवासी, दिकु और स्वर्ण युग पाठ से आप क्या समझते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग परिचय। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, आदिवासी समाजों में ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। लोग यह मानते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे
आदिवासी समाजों में ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। चौथा पॉइंट में लिखेंगे, मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में दिकू शब्द का क्या अर्थ है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बाहरी लोग। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुंडा परिवार। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे, बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जनजातीय समूह का जीवन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। पहला, कुछ झूम खेती करते थे। दूसरा, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तीसरा, कुछ जानवर पालते थे। और चौथा है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर इस तरह डायग्राम बनाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो देखिए, जनजातीय समूह का जीवन, पहला कुछ झूम खेती करते थे। दूसरा, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तीसरा, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। और चौथा है, कुछ जानवर पालते थे। ठीक है। इस तरह आप डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को भी पढ़ने में रुचि आएगा। ठीक है। अब एक एक करके इन चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला देखिए, शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे, कुछ लोग झूम खेती करते थे, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे, कुछ लोग झूम खेती करते थे। पहला पॉइंट में लिखेंगे, कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और
जंगली पट्टियों में ही रहते थे। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं घुमंतु खेती। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, झूम की खेती कहाँ की जाती थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत के पूर्वी राज्यों में। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। पहला पॉइंट में लिखेंगे, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, इस समुदाय के लोग टोलियों बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, खोंड जनजाति के लोग कहाँ रहते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कुसुम और पलाश के फूलों की आपूर्ति के लिए स्थानीय बुनकरों और चमड़े के श्रमिकों ने किस तरफ रुख किया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं खोंड समुदाय की ओर रुख किया। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए
प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, झूम की खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न करेंगे, मुंडा जनजाति कहाँ रहता था। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, खाना पकाने के लिए खोंड समुदाय कौन सा बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। दूसरा प्रश्न करेंगे, कौन सा समुदाय अपने को जंगल का संतान मानते थे। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप भी उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समुदाय को चुनें, उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति का पता लगाएं और 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं लिख कर लाएं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।